है क्लास 8 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो साइंस कैसी चल रही है आप सबकी। बहुत सारे स्कूलों में शुरू भी नहीं हुई है ना। तो क्लास 8 की साइंस में लेकर आया हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वैसे तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये चैप्टर जो मैं पहली बार पढ़ाया था मैंने लास्ट ईयर, मुझे सबसे बोरिंग चैप्टर लगा था। और मुझे लगा कि यार हो सकता है मुझे ही पढ़ाने का ढंग ना हो, या हो सकता है कि यार चैप्टर ही सही ना हो, है ना। दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है लेकिन बोरिंग होता है कुछ चैप्टर्स जिसमें अच्छा नहीं लगता है। बट हम इस चैप्टर को बहुत मज़ेदार बनाने वाले हैं, मज़ेदार नहीं बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाले हैं। जो बच्चे सामने से नहीं पढ़ पा रहे हैं मुझसे, उनके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं दुख की बात है। बट सामने से हम और मज़ेदार इस चैप्टर को बनाते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ मज़ेदार बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, आपको क्या करना है, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, पहला चैप्टर है, आपके टेस्ट में आएगा, जो भी टीचर होंगे पढ़ाएंगे ज़रूर देंगे। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। मैंने इसमें सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है, यानी इसके बाहर क्वेश्चन नहीं कोई बनाएगा, सब कुछ यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। मैं 3 चीज़ें करने वाला हूँ। पहला, एक चैप्टर डिटेल में हम सब पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि हम जो भी NCERT है या जो आपकी एक्स्ट्रा बुक लगती है, सबके क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप MCQ, फिल इन द ब्लैंक, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप, सब क्वेश्चन करवाऊँगा और फिर आपका टेस्ट बना के दे दूँगा। चलिए सबसे पहली चीज़ शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले आपको इस चैप्टर में क्या करना है, तो इस चैप्टर में आपको रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, रटने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्रॉप है, आगे पीछे होता रहेगा, आगे आप लोग यानी जानते रहेंगे साइड में क्या चल रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप एंड रेजिंग एनिमल, यानी आप क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हो, साथ में आप एनिमल को भी ग्रो कर रहे हो, यानी रेस कर रहे हो। तो आप क्रॉप, तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ खेती नहीं होती, बल्कि एग्रीकल्चर में 2 चीज़ें आती हैं। एक फार्मिंग आती है ना। देखो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, सारा प्यारा प्यारा सा फिगर, कि यहाँ पे जानवर भी हैं और यहाँ पे आपके प्लांट्स भी लगे हुए हैं। यानी 2 मेन पार्ट हैं। एक फार्मिंग का, यानी फार्मिंग का मतलब प्लांटिंग सीड, वाटरिंग देम, टेक केयर ऑफ प्लांट, यानी हम एक प्लांट्स की बात करेंगे। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, यानी एनिमल्स का टेक केयर करना, है ना। उनसे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल्क मिलेगा, उनसे मीट मिलेगा, एग्स मिलेंगे, ऊल मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें एग्रीकल्चर में आती हैं। बट हमारे दिमाग में क्या रहता है कि एग्रीकल्चर का सिर्फ मतलब होता है खेती। अरे भाई, खेती का मतलब सिर्फ खेती नहीं कि आप खेत में गए और खेत में फसल बो दिया। ये भी जो आप गाय है, भैंस है, इनसे जो उस मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, जो भी चीज़ें हैं, या जो एग्स मिलते हैं जो हेन वगैरह से, है ना, ऊल मिलता है शीप वगैरह से, और कई सारी बकरियां होती हैं, इन सबको भी पालना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। तो पहली चीज़ तो आपने ये देख लिया, अच्छे तरीके से समझ लिया, कन्फ्यूज़न नहीं। फिर अब हम, चूंकि चैप्टर क्रॉप का है तो हम क्रॉप पढ़ने वाले हैं, तो आप क्रॉप की बात करते हैं। क्रॉप का मतलब क्या है, देखो, क्रॉप मीन्स अ प्लांट दैट फार्मर ग्रो इन अ लार्ज अमाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात क्या है, लार्ज अमाउंट, कि एक क्रॉप हो, एक ही टाइप की हो, लार्ज अमाउंट पे हो, लार्ज अमाउंट में हो, फिर ना। जैसे तो ये जो क्रॉप आपको यहाँ गेहूँ या धान जो भी चीज़ दिख रही है, वो कितने टाइप की है, एक टाइप की, है ना, एक ही टाइप की है, तो 1 टाइप की क्रॉप है। और जो एक टाइप की है उसे लार्ज स्केल पे ग्रो करवाया गया। ऐसा नहीं कि आपके घर के आसपास खाली 10 गेहूँ का पेड़ बो दिया, उसी के बोल दिया, नहीं। आपने एक टाइप की क्रॉप लिया और उसको कई बिस्से बीघे यानी लंबे समय लार्ज अमाउंट में उसको ग्रो किया है ना। बात समझ में आ गई, इसे बोलते हैं क्रॉप। अ फार्मर प्लांट क्रॉप इन अ फील्ड, टेक केयर ऑफ देम एंड हार्वेस्ट। सही बात है भाई, हम क्या करते हैं, लगाते हैं, टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, और उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं जब वो रेडी हो जाते हैं। ओके, अब ये आते हैं, कई लोग इसको खा जाते हैं। देखिए यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ, यानी ये जो क्रॉप है 2 टाइप की है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे प्रोडक्ट मतलब सीरियल्स और ग्रेन। अनाज में, तो अनाज में खुद सोचो यार, देखना नहीं, वीट, है ना, वीट, राइस, मेज़, बार्ले, ओट्स, ये सब अनाज हैं। दालों में क्या, पी है, ग्राम है, बीन है। ऑयल सीड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑयल का मतलब जिससे ऑयल मिलते हैं, आपका मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कोकोनट है ना। ऐसे ही फाइबर में कॉटन और जूट, फाइबर में कॉटन और जूट। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो आपका फाइबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, है ना। आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका फाइबर और ऑयल, कि किससे आपको ऑयल मिलता है, फाइबर और ऑयल। तो ये 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। ओके, तो प्रोडक्ट। अब दूसरा होता है सीजन के बेस पे, कि रबी और खरीफ, ये जो आप पढ़ते हो ना, रबी और खरीफ, ये ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन है, कि भाई क्या सीजन चल रहा है। तो देखो मैं याद करवा देता हूँ कैसे याद करना है आपको। एक तो आप या तो RW याद करो, पहला तरीका। दूसरा, अब मैं कैसे याद करवाता हूँ उसका सिंपल तरीका आप देखिएगा। सिंपल तरीका आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले देखो, आप याद कर लो, सबसे पहले आप याद करो RW।
ROM भी याद कर सकते हो या RW, दो तरीका, चाहे आप ROM याद कर लो, रोम है ना, रोम या मोर जो भी है, या RW कोई भी चीज़ है जो भी याद करना, मैं RW से याद करवाऊंगा या ROM जो भी है। RW देखो देखो, R का मतलब रबी, W का मतलब विंटर, W का मतलब विंटर, तो R हो गया विंटर। अब खुद सोचो जो विंटर होती है, ठंडी होती है, क्या वो अक्टूबर से शुरू होती है? यस सर। क्या वो तकरीबन देखो अप्रैल हो गया, गर्मी लग रही है, तो क्या वो मार्च तक चलती है? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो RW है, RW का मतलब R से रबी, W से विंटर, और विंटर अक्टूबर से शुरू होता है मार्च तक, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया कि हाँ रबी क्रॉप अक्टूबर से लेके मार्च तक चलती है। बात समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं कौन कौन सी क्रॉप इसके अंदर होगी, कौन कौन सी क्रॉप इसके अंदर होगी उसको भी देख लेते हैं। ओके, पहले इसको मिटा देते हैं, मिट जा भाई। ओके, मिट गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब आते हैं विंटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका एग्जाम्पल, अब कुछ सोचो यार, गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं, वीट, ग्राम, पोटैटो, पी, बार्ले, मस्टर्ड, तो आपको याद करना वीट और मस्टर्ड, क्या वीट और मस्टर्ड है ना, किस किस स्टेट में है, कई बार पूछ लिया जाता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब में रबी क्रॉप बोई जाती है। ओके, अब खरीफ इसका उल्टा कर दो, अगर रबी विंटर वाली है तो खरीफ समर वाली हो जाएगी, और समर कब से शुरू होता है? जून से, है ना। सितंबर में क्या होता है? काट ली जाती है, यानी जून से सितंबर, तो रेनी सीजन इसे बोला जाता है। कौन सा सीजन? समर सीजन या रेनी सीजन, ठीक है ना। तो ये जून में बोई जाती है, सितंबर में काट ली जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? राइस है, कॉटन है, सोयाबीन है, ये सारे इससे एग्जाम्पल हैं, और स्टेट आपको इधर लिखा हुआ है। अब NCERT का एक क्वेश्चन है, देख लो। NCERT क्या कहती है? इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, कि अगर वीट क्या है? ठंडी का है, और जो ठंडी का होता है वो क्या होता है? रबी क्रॉप होती है। तो अगर रबी क्रॉप को खरीफ सीजन में बोया जाए तो क्या होगा? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, NCERT का मैंने लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉय, तो जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएगी? बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर, जैसे मान लीजिए कैसा टेम्परेचर जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, पेस्ट की अवेलेबिलिटी है ना, एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेशन नहीं कर पाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द पेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर यानी उस वक्त जो कीटाणु होंगे जो भी वो सब आएंगे। तो खरीफ सीजन इंक्लूड द रेनी सीजन विच इज़ नॉट फेवरेबल, तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में लिखेंगे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, मेन मुद्दा ये है। तो पूरी लाइन ना लिखकर आप इतना लिख सकते हैं कि क्रॉप माइट डिस्ट्रॉय, जहाँ हेडिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है। अब इतनी बातें क्रॉप की पूरी खत्म हो जाती है। अब ये मुद्दा आता है क्रॉप को बोया कैसे जाए, कैसे क्रॉप को बोया जाए, यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है? स्टेप दैट फार्मर फॉलो टू ग्रो क्रॉप। ये एक स्टेप होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये कुछ स्टेप हैं, कुछ तरीके हैं जो फार्मर करते हैं कि भाई क्रॉप को कैसे उगाना है। तो देखो लिखा है ना, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर लाइक अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। क्या है? स्टेप बाय स्टेप में, यानी आपको अगर क्रॉप को उगाना है तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, क्या करोगे? देखो यार, सबसे पहले 7 मेन, तो आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो 7 हैं स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। मेन मुद्दा ये है, ऐसा नहीं कि पहले ही जो है खाद डाल दिया, पहले ही सिंचाई कर दिया, तो स्टेप आपको याद होना चाहिए। 7 मेन, इसके स्टेप आपको लगातार याद होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ, सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल करोगे, कि जाओगे, जोतोगे, बराबर करोगे, सबसे पहले प्रिपरेशन करोगे। हाँ सर, फिगर आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या करोगे? आप सोइंग, उसके बाद आप सीड को बैठाओगे। हाँ सर, जैसे ही सब कुछ खेत रेडी हो चुका है, अब खेत रेडी होने के बाद क्या करते हैं? बीज बैठाते हैं। बीज बैठाने के बाद तीसरे नंबर पे आप खाद वगैरह डालते हो। हाँ सर, खाद डालने के बाद आप सिंचाई कर देते हो। अब जैसे ही आपने सिंचाई कर दिया, तो सिंचाई करने के बाद कुछ अनवांटेड क्रॉप, या जो कह लो कि जो है फालतू की जो फसलें होती हैं, यानी गेहूं का आपने बोया है, साथ में घास फूस उगाई है, तो उसे बोलेंगे वीड, तो आप वीड को निकालेंगे। लास्ट में क्या करेंगे? जब सब कुछ तैयार हो गया है, 6वें नंबर पे आप क्रॉप को हार्वेस्ट कर देंगे, काट देंगे, और हार्वेस्ट अगर कर देंगे तो उसके बाद क्या कर देंगे? स्टोरेज कर देंगे। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक ही होता है, इसलिए मैंने एक ही में बनाया है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहले मिट्टी को सही करेंगे, यानी सॉइल का प्रिपेयर करेंगे, बीज को बोएंगे, है ना। कैसे? जैसे खुद एग्जाम्पल लगाओ, खुद दिमाग अपना लगाओ कि जैसे मान लो आपको खाना बनाना, क्या करते हो? पहले आग जलाते हो, आग जलाने के बाद तवा प्रिपेयर करते हो, तवा रखते हो, तवा रखने के बाद उसमें क्या करते हो? सिंपल सी बात है, तेल डालते हो, तेल डालने के बाद अब सीड या बीज डालते हो। जब सब कुछ हो जाता है, पका के तैयार कर देते हो, निकाल लेते हो, टिफिन में पैक कर लेते हो। सेम ऐसे ही आपको याद करना है, पहले मिट्टी को बनाया, बीज को बैठाया,
खाद वगैरह डाली, पानी दिया। अब खाद दे के पानी दिया, अब जब पानी दिया तो उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ गई थी, वीड वगैरह है ना, वो सबको हटाया। अब जब सब कुछ पक के रेडी हो चुका है, काट लिया, काटने के बाद स्टोर कर दिया। बात समझ में आई? ओके, आज पढ़ते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, इसके अंदर 2 स्टेप है कि मिट्टी को आपको कैसे बनाना है। एक प्लफिंग कर दो, देन लेवलिंग। प्लफिंग का मतलब जोत दो, बराबर कर दो, तो इसको क्या कहते हैं? प्लफ करना, टिलिंग करना। इसको हम लोग गाँव देहात में क्या कहते हैं? जोतना। तो गांव देहात वाले जो हम लोग हैं भैया, तो इसको कहते हैं जोतना, कि भाई फसल क्या हो चुकी है? तैयार, अब जोत दो। अब जैसे आपने जोत दिया, उसके बाद क्या कर दो? बराबर कर दो। जोतने के बाद क्या कर दो? बराबर कर दो। सिंपल सी बात है। तो पहले बराबर करोगे या जोतोगे? सिंपल सी बात है, पहले जोतेंगे, उसके बाद तब बराबर करेंगे। तो प्लफिंग या टिलिंग इसे कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन फार्मिंग, सबसे पहला स्टेप क्या है? यही प्लफिंग या टिलिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होगा? सिंपल सी बात है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। बिफोर द प्लांटिंग, सीड डालने से पहले आपने सॉइल को लूज कर दिया है और टर्न कर दिया, यानी पलट दिया है। क्या क्या यूज़ करेंगे भाई? पहले ज़माने में देखो ये बैल चलाते थे, अब ट्रैक्टर का यूज़ होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लफिंग से क्या फ़ायदा होगा। वाई इज़ प्लफिंग इंपॉर्टेंट, कि प्लफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों कहा गया है? सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस ही क्या है कि जैसे ही आपने जोत दिया, मिट्टी को छोटा कर दिया, तो उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर स्पेस बढ़ जाएगा तो आराम से वो सांस ले सकते हैं, अंदर के जो कीटाणु हैं, है ना, ये सारे लोग। अच्छा, रूट क्या है? अंदर तक जाती। सिंपल सी बात है, जब मिट्टी नरम हो जाएगी तो जो भी प्लांट की रूट है आराम से अंदर तक जा सकती है। यस सर। जो भी वीड्स हैं, जो खरपतवार हैं, वो ऊपर आ जाएंगे नीचे से, और ऊपर आ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे सनलाइट पड़ने की वजह से। अच्छा, मेन्योर पूरी तरीके से, यानी जो भी अब खाद आप डालोगे, पहले मिट्टी एकदम बराबर थी, अब आपने क्या किया? जब जोत दिया तो अब आराम से उसके अंदर खाद वगैरह जा सकती है, एकदम आराम तरीके से जा सकती है। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे, है ना, नीचे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एकदम नीचे बैठे हुए हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। कैसे? इसको समझिए कि आपके पास, समझिए, आपके पास एक डब्बा काजू है या बादाम है। अब आप ऊपर से खा रहे हैं, तो कहाँ का बचेगा? नीचे का। तो अब अगर आप पलट दो तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से जब प्लांट की मिट्टी होती है, प्लांट होते हैं, तो नीचे से सॉइल क्या करते हैं? लेते रहते हैं। नीचे से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? लेते रहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो यहाँ देखो, ये मिट्टी थी, मिट्टी की 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर मान लो है। तो ये वाली, अब जो प्लांट यहाँ था, यहाँ जो भी प्लांट था, यहाँ वाली क्या करता था? न्यूट्रिएंट्स ले लिया। अब नीचे वाला तो बैठा है। अब जब आपने जोत दिया तो ये वाला न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला गया? ऊपर की तरफ चला गया। तो आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि हाँ सर, ये वो नीचे वाला ऊपर चला गया। ओके, डन। अब उसके बाद क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लूज होने की वजह से अर्थवार्म जो होते हैं, जो फ्रेंड के फार्मर होते हैं, वो आराम से काम कर सकते हैं नीचे। भाई सिंपल सी बात है, सॉइल लूज हो गई है, आराम से वो सांस ले सकते हैं। तो आराम से सांस लेंगे तो जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो अर्थवार्म का काम ही यही है, आगे आप चल के पढ़ेंगे, कि वो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमें खाना चाहिए, ऐसे प्लांट्स को कुछ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम चाहिए, तो उन्हें ही बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, अगर सॉइल ड्राई हो, सॉइल बहुत ज़्यादा क्या हो? ड्राई, तो क्या करेंगे? वाटर। भाई प्लफिंग से पहले हल्का सा उस पर पानी का छिड़काव कर दें। कहते नहीं है, अगर जोतना है घर में, हम लोग कुदारी से जोतते हैं, तो आपसे कहा जाता है, एक मिनट, आपसे क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है ना कि एक काम करिए कि उसको आराम से क्या करिए? पानी डाल दीजिए। आपसे कहा जाता है कि बेटा आराम से पानी डाल दिए ताकि आराम से आप जोत सकते हैं। और मेन्योर ऐड बिफोर प्लफिंग, हम मेन्योर को क्यों ऐड करते हैं? ताकि वो आराम से क्या हो सके? मिक्स हो सके। बात समझ में आ गई? ओके। अब आते हैं लेवलिंग पे। लेवलिंग क्या है? 2 ही पढ़ेंगे फिलहाल। अब लेवलिंग क्या है बेटा कि जब आपने मिट्टी को अच्छे से कर दिया, तो कुछ मिट्टियाँ ऐसी हैं जोतने के बाद धोक्का हो जाती हैं। धोक्का का मतलब बड़े बड़े से ढोक्के टाइप के हो जाते हैं ना, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? वुडन प्लैंक से बराबर किया जाता है। देखो, आफ्टर प्लफिंग द सॉइल सरफेस इज अनइवन। सही बात है कि सॉइल की सरफेस है अनइवन है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। विद बिग लंप एंड क्रैक्स, बड़े बड़े ढोक्के, तो इन्हीं क्रैक को क्या करते हैं? अच्छा, दीज क्रैक कैन लेट वाटर इवेपोरेट क्विकली। अच्छा, जो बड़े बड़े ढोक्के हैं तो इनके बीच में जगह कुछ ज़्यादा है, तो जो भी पानी होगा आराम से ज़मीन के अंदर वाला पानी पूरा निकल लेगा। और अगर पानी पूरा निकल लेगा तो प्लांट के लिए नुकसानदेह है। तो अगर प्लांट के लिए नुकसानदेह है, इसका मतलब क्या है कि जब हम लेवलिंग कर देंगे, ठीक है ना, जब हम लेवलिंग कर देंगे तो क्या होगा? इससे रिड्यूस द इवेपोरेशन, कि मिट्टी बराबर हो जाएगी, और बराबर होने फ्लैट हो गई, फ्लैट होने के बाद कॉम्पैक्ट हो गई, एकदम पास, इससे वाटर कम रिड्यूस होगा। बात समझे? अच्छा, उसके बाद जो वाटर होगा वो इवनली, यानी हर तरफ बराबर जाएगा, एक ही जगह जमा नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? वाटर को सेव करता है,
मॉइस्चर को बनाए रखता है कि उड़ेगा नहीं, और गुड कंडीशन में प्रिपेयर गुड कंडीशन फॉर द सीड जर्मिनेशन। कैसे करते हैं आप देख लिए, एक वुडन प्लैंक से करते हैं या फिर ट्रैक्टर के पीछे खड़े होकर हम लोग करते हैं, तो वुडन प्लैंक ही काम आता है। तो ये दो पार्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। बाकी सोविंग ऑफ द सीड या आपका ट्रांसप्लांटेशन, एडिंग मैन्योर, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपको लंबा ना झेलना पड़े। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो आपका पहला पार्ट डन हो चुका है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है कि इस दुख भरे चैप्टर को, यानी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चैप्टर को हमने अच्छा बनाया है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जिन बालकों और बालिकाओं ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके सबसे पहले पहला पार्ट देखें, और उसके बाद अब फिर हम आज चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। लेवलिंग पढ़ लिया था, अब आते हैं सोविंग ऑफ द सीड, यानी हम कहाँ पहुँच चुके थे। उससे पहले एक चीज़ हम सुनिए सब लोग कि सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमने खेत को जोत दिया है, प्लफ कर दिया है, हमारी फसल यानी हमारा जो खेत है वो अभी तैयार हो चुका है बढ़िया वाला, हमने उसको बराबर भी कर दिया है, सबसे अच्छी चीज़। अब हमको जो भी बीज है हमको वो बोना है, यानी सोविंग ऑफ द सीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी पेंसिल मिल नहीं रही है जिससे पढ़ाना है, वेट गाइस, एक मिनट, मिल गई। ओके, तो सोविंग ऑफ द सीड आज हम लोगों को पढ़ना है। सोविंग ऑफ द सीड, काफ़ी क्वेश्चन इस पर बने हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन और है जो हॉट्स में क्वेश्चन आता है कि सोविंग ऑफ द सीड, यानी सीड के सोविंग से पहले, बोने से पहले आप पानी क्यों देते हो? कई बार ऐसा होता है ना, हम पानी देते हैं तब जाके बीज को बैठाते हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए कि अगर आपको सीड बैठाना है और मिट्टी एकदम ड्राई होगी, एकदम सूखी सी होगी, क्या सीड आराम से उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। इसलिए हम क्या देते हैं? पानी देते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, सोविंग ऑफ द सीड, सीड को हमें शो करना है। ओके, वेट गाइस, वेट। हाँ, सीड को हमें शो करना है। सोविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड। प्लांट करना है, शो करना है, एक ही चीज़ है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फार्मिंग बिकॉज हेल्दी क्रॉप कम फ्रॉम हेल्दी सीड। सही बात है, अगर आपको क्रॉप हेल्दी रखना है, अगर आपको क्रॉप को हेल्दी रखना है तो आपके सीड को भी हेल्दी होना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, अब सोविंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का आपको ध्यान देना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपके पास गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए, सिंपल सी, गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए, बात समझ में आई। दूसरा, कि जो भी सीड आप बैठा रहे हैं उसको राइट डेप्थ पे, कितने गहराई में बैठाना है आपको ये भी पता होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे बैठाना है आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। 3 चीज़ें हैं। अच्छी क्वालिटी का सीड लाइए, सही डिस्टेंस पे बैठाइए, सही गहराई के अंदर बैठाइए। अब दिक्कत ये होती है कि हमको कैसे पता चलेगा, ये नीचे समझते हैं, हमको कैसे पता चलेगा हमारा सीड सही है या नहीं सही है। आइए उसकी बात कर लेते हैं, समझिए। ये आपके पास हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग वाटर फ्लोटेशन मेथड, है ना। ये मेथड है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझा देता हूँ कि देखिए आपके पास ये बीकर है, आपके पास क्या है, ये एक बीकर है, इसमें आपको सीड को डालना है। क्या करना है? सीड को डालना है। देखो, पुट सीड इन द वाटर। अब जो भी हेल्दी सीड होगा, अब समझो यहाँ पे, जो भी हेल्दी सीड है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। खुद सोचो भाई, सीड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाना होता है। तो जो हेल्दी सीड होगा, वज़न वाला होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा होगा तो ये हैवी होगा, और जो भी पानी के अंदर हैवी होगा कहाँ बैठ जाएगा? नीचे की तरफ। तो देख लो, हेल्दी सीड कहाँ बैठा है? नीचे की तरफ बैठा है। तो इसी तरीके से जो अनहेल्दी सीड होगा वो कहाँ बैठ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इससे पता चल जाएगा कि सीड आपका हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो देख लो, फ्लोटिंग सीड जो तैरेगा यानी ऊपर की तरफ, वो बैड सीड है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं कि अगर यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, व्हाट हैपन इफ द डिस्टेंस एंड डेप्थ आर नॉट मेंटेन। पहली चीज़ तो हमने देख लिया कि हमारा सीड कौन सा हेल्दी है, कौन सा हेल्दी नहीं है। अब ये कह रहे हैं अगर आपने सही डिस्टेंस पे नहीं बैठाया है तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं। अगर आपने बहुत क्लोज कर दिया, इफ़ डिस्टेंस इज़ नॉट राइट, बहुत क्लोज कर दिया तो क्या होगा? ये एक दूसरे से लड़ेंगे, भाई देखो, खाना मान लीजिए 2 प्लांट एकदम पास में आपने रख दिया है, तो भाई ज़मीन के अंदर जो वाटर है, जो ऊपर से सनलाइट मिलेगी, जो न्यूट्रिएंट्स है, उनके लिए क्या होगा? फाइट होगी। तो दोनों को अच्छे से मिल नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? वीक और स्मॉल। क्या होगा? वीक एंड क्या होगा? स्मॉल। ये ग्रो करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी और चीज़ है, रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेडिंग। मान लो पहले वाले में कीटाणु लग गए, तो अगर बगल में एकदम बगल में दूसरा वाला है तो उसको भी कीटाणु लग जाएंगे। और अगर दोनों बहुत दूर हैं, मान लीजिए पास में तो नुकसान है,
दूर होने पे क्या होगा, वेस्टेज स्पेस। भाई जाहिर सी बात है, आपने एक यहाँ बोया और एक जो है आधा किलोमीटर दूर, तो आप बताओ आपका स्पेस का वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेस नंबर ऑफ प्लांट होंगे, और अगर प्लांट आप कम बैठा पाएंगे तो आपकी जो ईल्ड होगी, जो पैदावार होगी, वो भी क्या होगी, कम। तो एक तरीका तो ये होगा। दूसरा, अगर डेप्थ यानी गहराई अगर बहुत आपकी सही नहीं है, मान लो बहुत ज़्यादा गहरा है, टू डीप यानी बहुत ज़्यादा गहरा है, सीड मे नॉट गेट इनफ एयर, तो एयर या सनलाइट उसको नहीं मिल पाएगी। भाई तुमने पता चला एक बित्ते के अंदर गाड़ना था, तुमने जो है एक हाथ के अंदर गाड़ दिया, तो जो सनलाइट उसको मिलनी थी वो मिल नहीं पाएगी, एयर नहीं मिल पाएगी, तो ग्रो भी नहीं हो पाएंगे। और मान लो आपने एकदम ही ऊपर बैठा दिया है, तो क्या होगा, हवा आएगी, देखो प्लांट में फॉल, या तो वो गिर जाएंगे या फिर ड्राई हो जाएंगे, या हवा उनको उड़ा के लेके चली जाएगी, या कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जो उनको खा जाएंगी। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सोविंग में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब आते हैं कि सोविंग के तरीके क्या क्या हैं हमारे पास, क्या क्या तरीके हैं। पहला एक तरीका तो ये है बेटा कि आप हाथों से बैठा दो, हाथों से बैठाओ, उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, यानी हाथों से बैठाना। देखो बाई हैंड ग्रेन्स लाइक वीट या राइस, इसको हाथों से बैठाया जाता है। हाँ, अच्छा, इसमें क्या होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन का मतलब कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकता है। दूसरा आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, ये जो मशीन होती है सीड ड्रिल, तो इसे कहते हैं मशीन से जितनी भी मेजर क्रॉप हैं इसी से बोई जाती हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो भी अच्छी होगी, एफर्ट आपको कम मारना पड़ेगा, सेविंग आपकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। एक डिबलिंग होता है कि आपने हाथ से बैठाया। देखो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब स्कैटर बाई द हैंड। ये जो पहला आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूँ, रुकिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये जो हाथ से आप बैठा है ना, फिगर तीनों देख लो, फिगर ये वाला, तो ये जो हाथ से है ना, देखो स्कैटर हो रहा है, ये देखो ये जितना है ये पूरा फैल रहा है, ये पूरा क्या हो रहा है, ये स्कैटर हो रहा है, पूरा पूरा फैल रहा है। तो कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, देख लो। लेकिन जब आप मशीन से बैठाओगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, एफर्ट कम मारना पड़ेगा। अच्छा, एक तरीका और क्या है, डिबलिंग। डिबलिंग का मतलब प्लेस बाय हैंड। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। पहले वाले में जो आपको दिख रहा है ये स्कैटर यानी ऐसे फेंक रहा है, जैसे खाद फेंकी जाती है। दूसरे वाले में 1 बाई 1 देखो बैठा रहा है। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये आता है, दिखा रहा हूँ आपको, वेट एक मिनट, हाँ ओके, वेट करिए थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा वेट, हाँ ओके। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वाई डू फार्मर प्रेफर सीड ड्रिल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि फार्मर सीड ड्रिल को प्रेफर क्यों करते हैं। सीड ड्रिल यानी जो आपने अभी मशीन देखा था उसको प्रेफर क्यों करते हैं। पहला भाई देखो, सीड गो एट राइट डेप्थ, सही बात है कि मशीन की वजह से राइट डेप्थ पे चला जाएगा। इवनली स्पेस्ड होगा, यानी जितना जगह मान लो एक एक बित्ते पे बैठाना है तो एक एक बित्ते पे ही मशीन बैठाएगी। सीड का वेस्ट क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। फास्टर सोविंग, अच्छा इससे क्या होगा, अगर आप मशीन से बैठा रहे तो बहुत फास्ट करेंगे। और ये कैन बी यूज विद ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर से भी आप, यानी भाई मान लो आपका बहुत बड़ा बड़ा फार्म है, देखो मेक इट ईजियर, भाई 1 बिस्सा 2 बिस्सा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेत ही खेत है आपके पास, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी हाथ से बैठाने में। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। ओके, चलिए अब आते हैं, और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब ये कहानी ख़त्म होती हुई, अब आते हैं ट्रांसप्लांटेशन पे। आपने कभी, अब समझिए ट्रांसप्लांटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है कई बार। अब इसको समझिए कैसे है। कई बार आपने देखा होगा जो आपकी गेहूं या आपका जो चावल वगैरह, चावल स्पेशली चावल जो बैठाया जाता है, चावल उसको कई बार देखो जरई बैठाई जाती है, यानी चावल डायरेक्टली नहीं बैठाया जाता है। पहले चावल की जो जरई होती है पहले उसको खेत में बैठाते हैं, फिर जब वो अच्छे से तैयार हो जाती है तब उसको लाके खेत में बोते हैं। तो यानी क्या किया आपने, पहले सीड को नर्सरी में ग्रो किया। नर्सरी क्या होता है, स्मॉल एरिया वेयर सीड आर फर्स्ट ग्रो। तो पहले सीड को नर्सरी में ग्रो कराया जाता है, जब उसके अंदर से सीडलिंग यानी आका निकल आता है, ये देखो फिगर आपको दिख रहा होगा, ऐसे बैठाते हैं। जब उसमें से आका यानी सीडलिंग ग्रो हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, मेन फील्ड में हम लोग ले आते हैं, मेन फील्ड में ले आते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, आपका राइस है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, कैबेज है, इनकी सबकी पेड़ आपको मिल जाते हैं, लाके वही बैठाया जाता है ना। ओके, क्यों ज़रूरी है,
अब देखो इसमें क्या होता है, हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट का मतलब क्या है बेटा, समझिएगा भाई 100 पेड़ मान लो आपने जरई बैठाई, 90 सही निकली, 10 खराब, तो हम 10 खराब वाली को नहीं लेंगे, तो हेल्दी वालों को लेंगे। और अगर हेल्दी वालों को लेंगे तो अपनी क्रॉप भी कैसी आएगी, उसकी अच्छी ग्रोथ आएगी। और सेव सीड, भाई सीड को भी क्या कर सकते हैं हम, सेव कर सकते हैं, है ना, यानी इसका वेस्ट कम होगा। प्रॉपर स्पेसिंग, तो उसमें हम प्रॉपर स्पेस दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हमारी रूट बनेगी, है ना। एक और फायदा दे सकते हैं कि भाई देखो जो भी वीड्स होंगे, जो खरपतवार होंगे, उनसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, है ना, तो ये भी हम कह सकते हैं आराम से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला फर्टिलाइजर वाला, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे इरिगेशन या फर्टिलाइजर पे, तो इस टॉपिक को आप वीआईपी कर लीजिए। अब समझिए फर्टिलाइजर या खाद का काम क्या होता है। सबसे पहले भाई आपने खाद या फर्टिलाइजर क्यों डाला, खाद या फर्टिलाइजर क्यों डाला, उसके पीछे का रीज़न समझिएगा। रीज़न समझिए, प्लांट टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। इसको ऐसे समझो कि भाई देखो जब भी आप खेत में कोई फसल बैठाते हो, जब भी आप खेत में कोई फसल बैठाते हो, प्लांट ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सोडियम पोटेशियम जो भी उनको लेना होता है ले लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेन्योर और फर्टिलाइज़र जब आप डालते हो, यही जो नाइट्रेशन, यही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐड बैक, यानी इनको फिर से ज़मीन को, सॉइल को मिल जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, ग्रोथ आपकी फास्ट हो गई, ठीक है, बेटर ईल्ड हुई, यानी मोर क्रॉप हुई, वही बात है, हेल्दी क्रॉप हुई, हेल्दी हुई ना। तो मेन रीज़न ये है। अब समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। मेन्योर क्या होता है, समझिए एक ही चीज़, मेन्योर नेचुरल होता है, समझ जाएंगे, फर्टिलाइज़र केमिकल होता है। दो ही चीज़ में आपको क्लियर हो जाएगी। मेन्योर मैन मेड, समझिएगा, सॉरी, मेन्योर जो होता है नेचुरल होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल होता है, सिंपल सी बात है ना। ओके, मेन्योर ये क्या है, फूड फॉर द सॉइल, सही बात है, जैसे हमें खाना खाना होता है, ज़मीन को भी भूख लगने पे, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी पे खाना देना पड़ेगा। दो क्वेश्चन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट ऐड, अगर आप मेन्योर को ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट जो भी न्यूट्रिएंट्स की, देखो सॉइल लूज न्यूट्रिएंट, भाई सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, ग्रो, तो जो क्रॉप ग्रो हो रही थी उस वो वीक होगी, यानी ईल्ड यानी पैदावार कम होगी। अच्छा, न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र क्या देते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं मेन्योर और क्या। अब समझिए मेन्योर एक ऑर्गेनिक है, यहाँ मैंने लिख दिया है ऑर्गेनिक, इस पे गौर करिएगा, गौर करिएगा, समझिए। एक चीज़ होती है ऑर्गेनिक, एक चीज़ होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जो लिविंग थिंग्स से आती है, ऑर्गेनिक का मतलब हमारे लेवल पे क्या है, जो लिविंग से आती है। तो जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, इनकी जो भी चीज़ें होंगी उनसे जो बनेगा वो क्या होगा, मेन्योर होगा। देखो मेन्योर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। सबसे पहले क्या है, देखो मेन्योर इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। किससे आता है, एनिमल या प्लांट के वेस्ट से आता है, प्लांट रिमेन एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल। इट हेल्प प्लांट ग्रो बेटर, ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्या क्या है उसके ये बार देख लेते हैं। अच्छा, इसको ऐड कब करते हैं, ऐड बिफोर सोविंग, सोविंग से पहले भी आप ऐड कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बात समझ में। तो अक्सर क्या होता है, ऐड बिफोर सोविंग, सोविंग से पहले। एडवांटेज क्या समझिएगा, इम्प्रूव सॉयल फर्टिलिटी, सही बात है यार, कि जो सॉयल फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, हाँ फर्टिलिटी, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स डालता है। इनहेंस सॉयल स्ट्रक्चर, अब सॉयल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छा बनाता है, ठीक। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब जब सॉयल का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो वाटर आराम से, वाटर ज़मीन के अंदर होल्ड हो पाएगा। इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली का मतलब जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हेल्प रिसाइकल एनिमल एंड प्लास्ट वे, अब जो भी प्लांट या एनिमल के वेस्ट हैं उनको रिसाइकल करता है, यानी उन्हीं से खाद बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, सिंपल सी बात समझो बेटा, कि यार देखो जो भी प्लांट हैं, जो भी एनिमल्स हैं, सड़ गल गए या पत्तियाँ सड़ गल गई, खाने का छिलका सड़ गल गया, इन सब को ज़मीन के अंदर आप रखेंगे, इन्हीं से क्या बनती है, खाद बनती है, बात समझ में आई अभी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें भाई देखो बहुत स्लोली रिलीज़ होता है, मतलब आज आप खाद डालोगे फिर महीने भर लग जाएगा मान लीजिए इसको न्यूट्रिएंट्स के आने में, तो न्यूट्रिएंट्स बहुत स्लोली हैं। अच्छा, ये बहुत बल्की होता है, बल्की का मतलब क्या, आप खुद देखो जो खाद होती है ये वाली गोबर या ये सब वाली खाद, ये बहुत बल्की होती है, बहुत भारी होती है, तो यानी इसको हैंडल करना बहुत हार्ड है। मे कंटेन वीड्स, है ना, अगर इसको सही से खुद सोचो, अगर ये खाद सही से नहीं बनी है तो इसके अंदर खरपतवार होंगे, यानी इनके अंदर वीड्स होंगे और बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सब डिसएडवांटेज ही तो हैं। टेक टाइम टू प्रिपेयर, यानी ये इनको टाइम लगाना है, लगता है बनाने में, क्यों, ये नेचुरल तरीके से होते हैं, और जो खुद ब खुद ज़मीन के अंदर होता है उसको टाइम तो लगेगा। अब ये फॉर्म कैसे होता है, सिंपल वे में देख लो। सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, यानी जो एनिमल का वेस्ट होगा उसको कलेक्ट करेंगे, बात समझिए, कलेक्ट करेंगे,
अब दूसरे स्टेप पे डिकम्पोज होगा, यानी इसको ज़मीन के अंदर कहीं पे रख देंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, कौन कौन, बैक्टीरिया और फंजाई, ये इसको तोड़ेंगे यानी डिकम्पोज करेंगे, और फिर फॉर्मेशन यानी डिकम्पोजिशन के बाद धीरे धीरे टर्न इनटू डार्क सॉइल लाइक मटेरियल। अब इसका नाम क्या है, यानी ये जो बना है डार्क मटेरियल, इसे बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। अभी मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले कलेक्ट किया, ज़मीन में डाल दिया तो डिकम्पोज हो गया, और अगर डिकम्पोज हो गया इसका मतलब है कि अब ह्यूमस का फॉर्मेशन हो गया है, यानी मेन्योर बन चुकी है। नीचे आते हैं, समझिएगा इस चीज़ को, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि पूरा दिखे। ओके, अब समझिए वन बाय वन। मेन्योर ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेन्योर जो होता है ह्यूमस ऐड करता है सॉइल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेक इट पोरस, और इसको पोरस। अब ह्यूमस क्या होता है, देखो, डिकेड प्लांट एंड एनिमल मैटर, कि जैसे ही आपने प्लांट या एनिमल के मैटर को सॉइल के अंदर डाला तो इसको बैक्टीरिया ने डीके कर दिया है, इसको सड़ा गला दिया है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का गोल गोल मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो व्हेन लीव्स या प्लांट्स एंड एनिमल डाई दे ब्रेक डाउन एंड टर्न इनटू डार्क स्पॉन्जी सब्सटेंस, उसे ही क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस का काम क्या होता है बेटा, जो भी इसेंशियल, जो भी काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ह्यूमस के अंदर ही होते हैं। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर को बनाता है, इन्हेंस वाटर रिटेंशन यानी वाटर को रोक के रखता है ना। तो जो भी चीज़ें सॉइल की हेल्थ के लिए चाहिए वो ह्यूमस ही देता है। अब ह्यूमस कौन बनाता है, मेन्योर। अब आते हैं टाइप ऑफ मेन्योर। मेन्योर कितने टाइप का यहाँ पढ़ के एक बार देखिए, फार्म यार्ड, कंपोस्ट, ग्रीन मेन्योर, है ना। तो अगर जो फार्म से निकलेगा, यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो है, देखो फार्म में क्या होंगे, फार्म में एनिमल के डंग, जो भी एनिमल होंगे उनके डंग होंगे, यूरिन होंगे, इन सब से जो बनेगा वो क्या होगा, फार्म यार्ड। तो फार्म का मतलब जो एनिमल के डंग वगैरह से बनेगा, ठीक है ना। तो इसे कैसे किया जाता है, इसको लेफ्ट यानी छोड़ दिया जाता है एक छोटे से गड्ढे के अंदर, ठीक है ना। ये और ये क्या करता है, वही फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो मेन चीज़ ये है कि फार्म यार्ड का मतलब ऐसे एनिमल्स जो फार्म में रहते हैं, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, पूप हो गया, इन सब से जो बनता है, यानी इन सब के यूरिन से, डंग से, इन या फूड जो बचा हुआ है, इन सब से जो बनता है फार्म यार्ड कहलाता है पहला। कंपोस्ट का मतलब क्या बेटा, कंपोस्ट किचन, ऐसे याद रखना, कंपोस्ट किचन, जो भी किचन के वेस्ट होंगे, जो भी किचन के वेस्ट होंगे, प्लांट के मटेरियल होंगे, इनको कलेक्ट किया जाएगा और डिकम्पोज किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कंपोस्ट भी हो गया। अब ग्रीन मैन्योर क्या होगा कि मेड बाय ग्रोइंग स्पेशल प्लांट, यानी जो आपका सनहेम्प है या कई बार हो ना ढैंचा, जिसे कहते हैं ढैंचा, ढैंचा वगैरह को फील्ड में बोया जाता है और छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही ढैंचा को बोया और छोड़ दिया गया तो क्या कर दिया जाता है, इसको मिट्टी के अंदर डीके कर दिया जाता है। तो इनसे जो बनता है वो क्या होगा, ग्रीन मैन्योर बनेगा। बस समझ में, ये तीन तरीके हैं। फार्म यार्ड पूछा जाता है ना। एक और चीज़, कंपोस्टिंग द वेस्ट बाय रेड अर्थवॉर्म, यानी अगर आपने जो कंपोस्ट किया है गड्ढे के अंदर, जो किचन का वेस्ट डाला है, अगर आप अर्थवॉर्म का, रेड अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं, रेड अर्थवॉर्म, उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। तो आप टाइप ऑफ मेन्योर को देख सकते हैं, यानी मेन्योर खत्म हुआ। तो मेन्योर नेचुरल था, इसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। एक बार आप देख सकते हैं, मेन पार्ट ये था कि ह्यूमस बनाता था। अब आते हैं फर्टिलाइज़र, ये तो बहुत ईजी है। अब समझना, फर्टिलाइज़र केमिकल का है, इसका मतलब क्या, इंडस्ट्री के अंदर बनेगा। दो केमिकल फर्टिलाइजर मैन मेड है, यानी कहाँ बनेगा ये दैट। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड सबसे ज़्यादा, स्पेसिफिक, ये क्या वर्ड है, स्पेसिफिक। अब बात को बहुत समझिएगा ध्यान से, मेरी एक बात को अगर ये आपने कैच कर लिया पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि यार मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि यार अच्छा, तुम्हारे अंदर अगर वीकनेस है ना, सर भी दर्द कर रहा है, पैर भी दर्द कर रहा है, पेट भी दर्द कर रहा है, बहुत वीक हो गए हो, चल नहीं पाते हो, तो डॉक्टर ने जो कहा कि अच्छे से खाना खाओ, जूस पियो, ये पियो, वो पियो। तो ठीक है, लेकिन मैं फिर गया कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ जो है खून की कमी है, तो क्या डॉक्टर मुझे सारी दवाएं देगा या सिर्फ खून की दवा देगा, यानी आयरन का टेबलेट देगा? तो अगर मेरे कोई ख़ास बीमारी है, मुझे कोई ख़ास चीज़ चाहिए, तो मैं डॉक्टर से उसी चीज़ का टेबलेट लूँगा। इसी तरीके से अगर आपको यानी मिट्टी को किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत होगी कि नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन दे दो, सिर्फ फास्फोरस दे दो, सिर्फ पोटेशियम दे दो, तो क्या करोगे आप, फर्टिलाइज़र लेकर आओगे जो स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है। बात समझ में आ गई? ओके, फैक्ट्री में मेन न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैंने बताया, नाइट्रोजन जो प्लांट की ग्रो ग्रीन लीव्स में, फास्फोरस
और पोटेशियम, सबके अपने अपने फ़ायदे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो NPK इसे क्या बोला जाता है? NPK, देखो शॉर्ट लिखा शॉर्ट में, दीज ऑफन कॉल्ड NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एग्जाम्पल क्या है? मेन देखो ये मेन न्यूट्रिएंट्स थे कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जैसे आपका यूरिया में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। सुपर फास्फेट तो नाम में ही फॉस्फेट है यानी फास्फोरस होगा। पोटाश यानी पोटेशियम होगा। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, तो आपने अक्सर गांव या जो जिनके घर पे खेती होती है, ये सफ़ेद कलर का यूरिया होता है, ये आपके हल्का लाल कलर का पोटाश होता है। ठीक, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज भाई फास्ट है और इफेक्टिव है, इजी है भाई, स्टोर करना बहुत इजी है, इंक्रीज तो करता ही करता है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन हार्म सॉइल इफ़ ओवर यूज़, अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सॉइल को हार्म कर देगा। मे पॉल्यूट वाटर को ये पॉल्यूट आराम से कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि मान लीजिए आपने जिस खेत में डाला, आसपास के पानी पीने वाला तालाब या नदी है, बह के चला गया यार। डज नॉट इम्प्रूव, अब ये सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करता है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक और नोट लगा देता हूँ, ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ह्यूमस सिर्फ कौन प्रोड्यूस करता है? तो मैंने कहा यहाँ ऐसे लगा देता हूँ कि ये कभी भी ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता, कट करो, यानी ये कभी भी ह्यूमस प्रोड्यूस नहीं करता है। ह्यूमस का काम सिर्फ किसका था? मैन्योर का। आगे ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मोहन इज़ अ फार्मर, मोहन एक फार्मर है। ही अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइज़र, कि यार वो मोहन एक फार्मर है जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से अवॉइड करता है। क्या वो अच्छा काम करता है? यस, मोहन अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे उसके नुकसान होंगे। अब समझिए, एक तो सॉइल की हेल्थ बचती है, अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे ज़्यादा तो सॉइल की हेल्थ बचती है। बाकी आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं, टू मच फर्टिलाइज़र कैन डैमेज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है। मोहन्स अप्रोच हेल्प कीप द सॉइल रिच एंड अलाइव। दूसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, हाँ सही बात है। जो केमिकल होते हैं उनसे नुकसान होता है, देखो वाटर पॉल्यूट कर सकते हैं, है ना, एनिमल को हार्म कर सकते हैं। एक तो ये सेव मनी बचाता है, बिल्कुल। ये फर्टिलाइज़र कॉस्टली होते हैं तो बचा लेता है पैसा वगैरह, है ना। ओके, बेटर फॉर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए भी क्या है? अच्छा, क्योंकि अगर क्रॉप लेंगे फर्टिलाइज़र वही हमारे अंदर आएगा केमिकल और फिर हमें नुकसान करेगा। बात समझ में आई? इन शॉर्ट यानी मोहन क्या करता है? अच्छी फार्मिंग करता है, लोगों को उससे सीखना चाहिए, अब आते हैं हम लोग इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। हाँ, अब दोनों की बात समझिएगा। यहाँ पर मेन्योर और फर्टिलाइज़र का कंपैरिजन है। देखो 6 पॉइंट है कम से कम, तो आप 2-3 लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मेन्योर और फर्टिलाइज़र का कंपैरिजन है। तो मेन्योर क्या है बेटा? देखो सबसे पहला, मेन्योर एक नेचुरल होता है, ओके। फर्टिलाइज़र केमिकल होता है, ये एनिमल या प्लांट के वेस्ट से बनाया जाता है, जबकि ये केमिकल इंडस्ट्री में। इसका सोर्स क्या क्या है? काऊ है, डंग है, कंपोस्ट है, जबकि ये यूरिया है, NPK है, DAP है ना। ठीक, इस तरीके से। न्यूट्रिएंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें लो होते हैं, कम होते हैं, लेकिन सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं मेन्योर। इसमें हाई होते हैं भाई, हाई का मतलब क्या है? NPK वही नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह। एग्जाम्पल, मेन्योर में भाई काऊ डंग हो गया, मेन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मेन्योर। इसमें यूरिया, सुपर फास्फेट, NPK अभी बताया। सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसमें क्या होगा? इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर, और ये सॉइल को हार्म कर सकता है अगर आपने ज़्यादा यूज़ किया। ये चीप होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, कई सारे पॉइंट है। इन्वायरमेंट यानी सेफ और इको फ्रेंडली होता है, जबकि ये पॉल्यूट कर सकता है। सोचो कितने पॉइंट्स हो गए। बाकी मेन्योर ईजिली हैंडल हो सकता है, मेन्योर ईजिली हैंडल नहीं हो सकता है, फर्टिलाइज़र ईजिली हैंडल। तो 1 2 3 6 पॉइंट है, इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। 3 पॉइंट पूछता है, कोई पूछता है 2 से 3 पॉइंट। ओके डन। अब आते हैं वीड्स के ऊपर। अब बेटा वीड्स क्या है समझिएगा वीड्स क्या है। आपने बोया गेहूँ, लेकिन उसी के बीच में निकल गई घास। तो बताओ आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं सर, हम नहीं चाहते हैं कि घास उगे, क्योंकि नुकसान करेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो वीड होते हैं वांटेड नहीं, अनवांटेड। वांटेड का मतलब जो हम चाहते हैं, ये भैया अनवांटेड हैं। दैट ग्रो इन फील्ड आर गार्डन अलॉन्ग विद क्रॉप, जो क्रॉप के साथ उग आते हैं। अब दे कम्पीट विद द मेन प्लांट। समझिएगा, ये लोग क्या करेंगे? देखो ये खेती देख रहे हो, ये खेती। अब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो कहीं भी हाईलाइट, ये आपको अलग सा प्लांट दिख रहा है, ये आपको समझिएगा, ये आपको अलग सा धान या गेहूं की खेती हो रही है। देखो जो भी गेहूं की खेती है, ये अलग से प्लांट उगाता है। आपके घर के आसपास ये वाला प्लांट उगाता है, और ये दूब घास जो भी होती है ये उगाती है। बताओ ये सब क्या है? उगाई हैं।
तो एक वीट या राइस के अंदर है ना ये उग, तो ये अनवांटेड है। अब ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मेन प्लांट है, जो हमारा असली वाला प्लांट है जिससे हमको अनाज चाहिए, उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं कि मुझको भी पानी दे दो, सनलाइट दे दो, न्यूट्रिएंट्स दे दो। बताओ भाई, अपने खाने के लिए तो है ही नहीं, हम इनको कैसे दे दें, नुकसान करेंगे ना, समझिएगा। अब करिए ये क्या करते हैं, रिड्यूस क्रॉप की हेल्थ को रिड्यूस करते हैं, ग्रोथ को, टेक अवे न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, सनलाइट को ले लेते हैं, मे कैरी पेस्ट। अब इनके ऊपर अगर क्या होगा, कोई पेस्ट होगा, कोई डिसीज़ होगी तो हमारे प्लांट को पहुंच जाएगी, है ना। जैसे अमारंथस चाउलिया इसका एग्जांपल है, पार्थीनियम, कांग्रेस नहीं कैरेट ग्रास होता है, कांग्रेस ग्रास लिखा हो, कांग्रेस ग्रास, कैरेट ग्रास, यार कांग्रेस की कौन सी ग्रास आ गई, वाह, है ना। पार्थीनियम जो मैंने जितना तो पढ़ा है कैरेट ग्रास होती है बेटा ना, कैरेट ग्रास नाम से इसको शायद जाना जाता है, नहीं तो पार्थीनियम बहुत है, मे बी, ठीक, ओके। अब आते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे। एक तो हाथों से कंट्रोल कर दो, उखाड़ दो, एक टूल्स का यूज़ करो, खुरपी वगैरह का, लेकिन सबसे अच्छा होता है वीडीसाइड का। 2,4-D एक कॉमन वीडीसाइड है जो किल करता है विदाउट हार्मिंग। मेन मुद्दा क्या है, ये विदाउट हार्मिंग, यानी ये सिर्फ उन्हीं को किल करेगा, प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात समझ में आ गई, ओके। देख लेते हैं कितने मिनट हुए भाई, ऐसा ना हो कि आप बोर हो जाएं। कितने मिनट हुए, अभी 25 ही मिनट हुए हैं, क्या आगे बढ़ जाएं, बढ़ ही जाते हैं यार। खाली इरिगेशन आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक, इरिगेशन कर देते हैं, बाकी बाद में कर देंगे। थर्ड पार्ट में इरिगेशन तक पढ़ लो आप, क्योंकि यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट। अब इरिगेशन का मतलब पानी देना। अब प्लांट को सबसे भाई है सप्लाइंग वाटर, अब सब कुछ दे दिया तो पानी भी दे दो। भैया देखो, अभी तक आपने क्या किया, प्लफिंग जोत दिया, लेवलिंग बैठा जो है बराबर कर दिया, सोविंग बीज भी डाल दिया, मेन्योर भी ऐड कर दिया, खाद भी ऐड कर दिया, अब सिंचैया भी कर दो। तो जैसे ही सिंचैया करेंगे, है ना, ये स्पेशली, अच्छा ये कहाँ करते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, एट रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं कि एक दिन एक बाल्टी डाल के चले आए, उसे इरिगेशन बोल दिया। सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, ताकि उनको पानी मिले। वाई ज़रूरी क्यों है, देखो, प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, जो भी सूखे वक्त होते हैं उनमें उनको क्या करता है, पानी दिया जाता है। बेटर ईल्ड होती है और सॉयल में मॉइस्चर बनी रहती है। सोर्स ऑफ इरिगेशन भाई कैसे होते हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल है, रिवेल है। अब बेटा समझना, ट्रेडिशनल मेथड, कुछ पुराने मेथड होते हैं, ध्यान समझो, कुछ पुराने मेथड, जैसे मोट मेथड, ढेकली आपको दिख रहा होगा, है ना, ढेतली, राहट, चैन पंप। तो आप फिगर देख लो, पुराने ज़माने में होता था, मैंने भी नहीं देखा है भैया, है ना, इसको, मैं भी इसी ज़माने का हूँ, नया नया ताज़ा ताज़ा इसी ज़माने का हूँ मैं, तो मैंने भी नहीं देखा है। तो आप ये देख सकते हो, नाम याद करिएगा, मोट, ढेकली, राहत, चैन पंप। अब आते हैं मॉडर्न मेथड, एक बेसिन, फरो, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन, जिसमें ये दोनों बहुत वीआईपी हैं, है ना, समझिएगा। ये जो आपके दोनों हैं, ये दोनों भाई और ये तबाही, ये दोनों भाई तबाही हैं एकदम, ये दोनों भाई बिल्कुल तबाही हैं, यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इरिगेशन पे इन्हीं पे पूछा जाता है। बात करते हैं अभी वन बाय वन, पहले इनको देख लेते हैं बेसिन। अब ये प्लांट है, आपने गमला बना दिया आसपास, तो जो आसपास पानी डाला है उसे क्या बोलेंगे, बेसिन। और अगर आपने ऐसे नहर जैसा बना दिया तो उसे बोलेंगे फरो इरीगेशन ना। तो ये मैंने बता दिया। अब आते हैं ये, अब सबसे पहली चीज़ ये आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब छिड़काव, कि ऐसे दूर दूर तक छिड़काव हो रहा है। अच्छा, कब यूज़फुल है समझिएगा, जब वेयर वाटर इज़ लिमिटेड, जब कभी भी पानी की कमी हो, जब कभी भी पानी की कमी हो तो हम ये छिड़काव वाला मेथड यूज़ करेंगे, है ना। इट स्प्रे वाटर लाइक अ रेन, जिस तरीके से पानी यानी बारिश होती है उस तरीके से छिड़काव करते हैं। दूसरा, ऑन अनइवन लैंड। अब बात समझिएगा, मान लो एक, समझिएगा, आप अपने रूम को ले लो, किसी को भी ले लो, अगर ज़मीन एकदम समतल है, ज़मीन एकदम बराबर है और आप पानी एक बाल्टी दे रहे हैं, तो पानी दूर तक पूरी ज़मीन में फैल जाएगा। लेकिन मान लीजिए ज़मीन आपकी अनइवन है, अनइवन का मतलब कहीं ऊंची कहीं नीची, ज़मीन आपकी कहीं ऊंची है कहीं नीची है, क्या पानी ऊंची जगहों पे पहुंच पाएगा, नहीं। लेकिन जब आप इस तरीके से आप ऐसे ऐसे पानी भेज रहे हैं, ऐसे पानी भेज रहे हैं, ऐसे पानी भेज रहे हैं, तो चाहे वो ऊंची ज़मीन हो चाहे नीचे, सब तक पहुंच जाएगा। और सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल का मतलब क्या है कि जो वाटर बहुत, भाई कोई सैंडी सॉइल है, सैंड है, आपने पानी दिया तो पूरा पानी एक साथ सोख लेता है और ऐसे आराम से उसको पानी मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ है, वाई दिस सिस्टम बेटर दैन ट्रेडिशनल मेथड। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड से, राहत से, चैन पंप से, पुल्ली से, इन सबसे अच्छा क्यों है। पहला पढ़ के देखो, वाटर को सेव करता है, हाँ, यूनिफॉर्म वाटरिंग करता है, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह बराबर बराबर पानी भेजता है, अनइवन लैंड पे भी वर्क करता है, ज़मीन चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो। इसमें लेस लेबर यानी कम मजदूरों की काम एक बार आपने सेट कर दिया, टाइम की भी बचत होती है। 5 पॉइंट हो गया, 2-3 पॉइंट पूछा जाता है। मान लीजिए आपके यहाँ पानी की और ज़्यादा कमी है, मान लीजिए आपके यहाँ पानी की और ज़्यादा कमी है, तो आप यूज़ करते सकते हैं ड्रिप इरीगेशन।
यानी जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वाटर स्कार्सिटी है ना, ड्राई रीजन है या एरिड रीजन है, तो यहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप यानी कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनको लगातार पानी की ज़रूरत पड़ती है। यानी देखो प्रिसाइज यानी कितना पानी चाहिए वो भी उनको निर्धारित, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा दे दिया सड़ गए, है ना, तो ये भी चीज़ कर सकते हैं। दूसरा सैंडी सॉइल यानी वही जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा, लेबर लिमिटेड है, जहाँ पर मान लो मजदूर कम लग रहे हैं, तो एक बार आपने पाइप लगा दिया तो देखो पानी की बूंद आपको दिख रही होगी, मिटाई देता हूँ यार, पानी की बूंद आपको दिख रही होगी, है ना। जहाँ पर लेबर की कमी है तो एक बार आपने लगा के छोड़ दिया। और वीड नीड टू बी कंट्रोल। अब जो क्या होगा, अगर वाटर लगातार मिलेगा तो खरपतवार भी उगेंगे। और वाटर एकदम देख लो, एकदम खुद देखो, ड्रिप का मतलब क्या है, ड्रिप का मतलब आपने कभी भी लगाया होगा वो क्या नाम है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जैसे एक बूंद बूंद पानी जाता है, ऐसे ही यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ऐसे बूंद बूंद पानी जा रहा है, ऐसे बूंद बूंद प्लांट को पानी मिल रहा है, ऐसे बूंद बूंद प्लांट को पानी मिल रहा है, ऐसे बूंद बूंद देखो पानी यहाँ पहुँच चुका है। तो बूंद बूंद पानी जाएगा तो कोई वेस्ट नहीं होगा। बात समझ आई? ओके। अगला, वाई इज ड्रिप इरीगेशन इज द बेस्ट। ड्रिप इरीगेशन बेस्ट क्यों होता है, देख लो, वही सेम रीज़न, सेव वाटर, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, रिड्यूस वीड ग्रोथ। वीड का मतलब अभी देखा ना खरपतवार, वीड का मतलब खरपतवार, टाइम या लेबर सेव करता है, और किसी भी सॉइल में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो समझ में आ गया। तो आज तक का लेक्चर आपका यहीं तक। फिर अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, हार्वेस्टिंग पढ़ना है, ग्रेन को स्टोर कैसे करना है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और इससे क्या बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्लास 8 वालों, आपके 2 पार्ट आ चुके हैं और सबको अच्छे लगे हैं वो पार्ट्स। पूरा फुल डिटेल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लिया था कि इरिगेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्रॉप पढ़ा, उसके बाद आपने टाइप ऑफ क्रॉप पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि हम खेती कैसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कैसे करते हैं, सीड कैसे बैठाते हैं, ठीक है ना, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान उनका होता है। फिर आपने इरिगेशन देखा कि पानी की कमी अगर हो तो क्या करेंगे, पुराने ज़माने में कैसे करते थे। आज का जो टॉपिक है कि आपका है हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, अब आपकी फसल तैयार हो चुकी है, कीड़े मकोड़ों से आपने बचा लिया है, पानी वानी भी डाल दिया है, अब खुशियों का दिन आ गया है, रिज़ल्ट का दिन आ गया है, यानी आपकी कटाई का दिन आ चुका है। सबसे पहली चीज़ तो आसपास अभी जल्दी आपने अपने आसपास देखा होगा गेहूं की कटाई, है ना, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को रटें, और कुछ चीज़ों को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्शन। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप एक तो कट करते हैं, तो फसल को जाहिर सी बात कट करेंगे और कलेक्शन करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कच्ची फसल काट देंगे, मेच्योर क्रॉप को ही काटेंगे, जाहिर सी बात है। तो हार्वेस्टिंग क्या सिंपल सा है, कलेक्टिंग द फिनिश्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड। तो फिनिश्ड क्रॉप यानी क्रॉप तैयार हो चुकी है। अब तरीका क्या, अच्छा इसका मतलब क्या है, गेटिंग द रिवार्ड, है ना। जितना वर्क अभी तक आपने किया फार्मिंग के अंदर, इतनी मेहनत किया, है ना, तो उसका जो रिवार्ड लेने का वक्त है, उसका जो इनाम लेने का वक्त है, वही क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। एक तरीका तो क्या है बेटा, मैनुअल हार्वेस्टिंग होती है। मैनुअल का मतलब आप हाथ से कटाई करते हैं, ठीक है ना। तो मैं कंबाइन पे थोड़ी देर के बाद आता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, समझिएगा। अब जैसे ही मान लीजिए आपने हाथ से कटाई कर दिया है और एक मशीन से कटाई किया है, तो अभी मैनुअल का मतलब हाथ से कटाई कर दिया है। अब कटाई करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्रेशिंग। यही सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कोई इसमें पूछा जाता है तो पता नहीं क्यों टीचर सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं। शायद हो सकता है कि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा होता हो विनोइंग में और इसमें, तो इसलिए पूछा जाता हो, बट पूछते हैं। थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स। आप जाहिर सी बात है कि जो आपने काट दिया है, तो काटने में ये देखिए ये ग्रेन्स हैं, तो आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो आपका ग्रेन्स है, अनाज है, इसको सेपरेट करते हैं ना फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। तो ग्रेन्स का सेपरेशन, सिंपल सी बात है, ग्रेन्स का जो सेपरेशन होता है, अनाज का जो सेपरेशन होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। इट रिमूव ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। तो ये जो स्टॉक होता है, स्टॉक, ठीक है ना, ये जो आपका दिख रहा है, ये डंठी, ये देखिए, ये आपको जो स्टॉक दिख रहा है, ये जो आपको डंठी दिख रही है, स्टॉक है ना, तो यही क्या होता है, स्टाल्क होता है, जिसे डंठी बोलते हैं ना हम लोग। तो ये इस डंठी से फसल को, ग्रेन्स को अलग करना, वही क्या होता है बेटा, थ्रेशिंग होती है। और थ्रेशिंग का तरीका क्या क्या है कि पहले ज़माने में देखिए, सबसे पहला क्या होता है, ये हाथ से देखो, आप देख सकते हो थ्रेशिंग का, कि पहले हाथ से पीटते थे, तख्ते पे पीटते थे, किसी हार्ड सरफेस पे पीटते थे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, बीटिंग द क्रॉप ऑन अ हार्ड सरफेस। तो किसी हार्ड सरफेस पे उसको बीट करते थे, है ना, यूजिंग एनिमल ट्रैम्पल, है ना, ये भी यूज़ कर सकते हैं।
और यूजिंग मशीन लाइक थ्रेशर। तो आजकल क्या होती है बेटा, थ्रेशर मशीन यूज़ होती है। तो देखो ये लिखा हुआ है। तो जैसे एग्जाम्पल, रिमूविंग व्हीट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड व्हीट प्लांट, ये सिंपल सी। तो थ्रेशिंग का एक वर्ड आपको याद रखना है। थ्रेशिंग का मतलब जब आपने हाथ से कटाई कर दी है तो आपके पास जो डंठल आई है, बड़ी बड़ी जो बोझ बांधे हुए हैं पूरे के पूरे, देखो ये गट्ठर और जो बोझ बांधे हुए हैं उसको ड्रम पे पीट कर ग्रेन्स को अलग करना, या सिंपल सी बात है कि आप मशीन से इसको अलग कर सकते हो। ठीक, अच्छा दोनों को अब समझिएगा। नॉर्मली जब आपने हाथ से इसको पीटा होगा तो जब पीटने में जो उसके ऊपर फोकला होता है ना, जिसे चाफ बोलते हैं, फोकला जो मैं नॉर्मल बोलता हूँ, उसके ऊपर जो कवर होता है, जो भूसी का फोकला होता है, वो भी रह जाता है। तो उसको भी अलग करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, विनोइंग। देखो विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। अब ग्रेन को अलग किया गया है किससे, चाप से। अभी तक तो स्टाक से अलग किया है, तो अब चाप से अलग किया जा रहा है। बाद जो फोकला है उससे अलग किया जा रहा है। ये आपको चाफ दिख रहा है, ये जो आपको बाली है उसमें जो फोकला होता है ऊपर, वो सिंपल सी बात। डन बाई ड्रॉपिंग द ग्रेन फ्रॉम अ हाइट। सिंपल सी बात है। विन का मतलब विनोइंग है ना, यानी विन का मतलब विनोइंग। देखो लिखे ना, विनोइंग। तो विनोइंग है, तो विनोइंग में विंड का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा, विंड का यूज़ किया जाएगा। तो देखो आपको आंटी दिख रही हैं, तो आंटी दिख रही हैं, तो ये ऊपर से एक हाइट है ना, हाइट, तो एक हाइट से वो ऐसे गिरा रही हैं। अब ये सीड है। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है। एक सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो ग्रेन होगा वो हैवी होगा। तो जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है, तो ग्रेन जो हैवी होता है वो जाहिर सी बात है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और हवा इतनी ज़्यादा हवा तो है नहीं, और हल्की सी जो हवा होगी, कई बार हवा में करते हैं, कई बार इसे यहाँ पर फ़ैन लगा लेते हैं, है ना, इस तरीके से। तो जो हस्क होगा वो लाइटर होगा, हल्का है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हस्क हल्का है, हाथ से हस्क, हाथ से हल्का। तो जो हल्का है, हस्क है, हल्का सा है, वो दूर चला जाता है। तो यहाँ पे देखो अक्सर करके ऐसे सरसों का उसाया जाता है, सरसों का किया जाता है। तो एयर की डायरेक्शन में क्या होता है, एयर की डायरेक्शन में इस तरीके खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही आप नीचे की तरफ गिराएंगे, देखो आंटी नीचे की तरफ गिरा रही हैं, तो जो ग्रेन्स होता है नीचे की तरफ चला जाता है, जो फोकला होता है, हल्का होता है, वो दूर चला जाता है। तो इससे सेपरेट हो जाता है। अब एक अंदाज़ा लगाइए, अब मैं धीरे धीरे दोनों पे आता हूँ, है ना, कि जब आपने थ्रेशर मशीन यूज़ किया, ये तो मशीन लिखा ना, जब आपने थ्रेशिंग मशीन यूज़ किया है, तो थ्रेशिंग मशीन में क्या होता है बेटा कि अनाज एकदम साफ़ निकलता है। आसपास किसी मशीन पे देखना, थ्रेशर मशीन जो होती है, अनाज एकदम साफ़ निकलता है। तो अगर अनाज एकदम साफ़ निकलेगा तो क्या आपको विनोइंग की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ना, विनोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नो नीड ऑफ द विनोइंग, नो नीड ऑफ द विनोइंग। तो आपको एक चीज़ मिल गई है आपको, कि अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल गया है कि देखिए ग्रेन को हमें अलग करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें ग्रेन को अलग करना है। ठीक है सर, ग्रेन को अलग करना है। तो अगर ग्रेन को अलग करना है किससे, सबसे पहले हमने कहा ग्रेन को हमें अलग करना है स्टाल्क से, यानी डंठी से अलग करना है। तो अगर इस स्टाक से अलग करना है तो आप लेकर आएंगे थ्रेशर मशीन। क्या लेकर आएंगे, थ्रेशिंग करवाएंगे। बस समझ में आई, थ्रेशिंग करवाएंगे। ठीक, ओके, थ्रेशिंग करवा लिया। लेकिन अगर दे दिया कि आपको ग्रेन को अलग करना है चाफ से, चाफ, ठीक, और कई बार इसे हस्क, ठीक, जो भी हस्क है, इससे करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, विनोइंग। क्या करवाना पड़ जाएगा आपको, विनोइंग। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो इसमें फालतू में लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब ये देखिए, तो अभी तक आपने हार्वेस्टिंग में क्या किया है, आपने काटा है और उसको छांटा है। सिंपल सी बात है, काटा है और छांटा है। काटने को बोलते हैं हार्वेस्ट करना, और थ्रेशिंग वगैरह इसके अंदर आता है। अब होता क्या है, एक मशीन आती है जो अपने घर पे धान गेहूँ काटने वाली मशीन है। इस मशीन को बोलते हैं हार्वेस्टर या कंबाइन। इसका बहुत अच्छा वर्ड है कंबाइन। कंबाइन मतलब नाम में ही क्या है, कंबाइन, यानी कुछ कंबाइन किया गया होगा। कुछ क्या किया गया होगा, कंबाइन किया होगा। कंबाइन का मतलब क्या है, कम से कम दो चीज़ें जुड़ना, उसे ही क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं ना। अब कंबाइन में क्या, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर, यानी इसने काटा भी है और साथ में छांटा भी है, थ्रेशर। तो भाई जाहिर सी बात है, मशीन फसल को काटती है। आपने देखा, देखो आगे से काट रही है, आगे से काट रही है, पीछे से भूसा निकाल रही है, और साथ में अनाज भी दे रही है। यानी जो काम अभी तक आप काटते थे, पीटते थे, थ्रेशिंग मशीन में, विनोइंग में करते थे, वो सारा काम कौन करता है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग यानी कंबाइन। तो अब बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए इसको कंबाइन बोलते हैं। अब ये आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। स्टोरेज ऑफ ग्रेन बहुत हार्श नहीं है। अब आपने काट भी लिया, अब आपको स्टोर करना है। तो गेहूं या धान कोई भी ऐसे फसल ख़राब ना हो, तो एक क्वेश्चन सबसे पहला बनता है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, व्हाट आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर। कुछ चैलेंजेस बताइए जो फार्मर फेस करते हैं जब स्टोर करते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है बेटा पेस्ट और इंसेक्ट का। आपको दिख रहा है, सबसे पहले ग्रेन कैन बी ईटन आर डैमेज बाई इंसेक्ट।
ठीक है ना, रोडेंट या वर्म, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट हैं, ये लोग खा जाते हैं या डैमेज कर देते हैं किसी वजह से। तो ये पेस्ट और इंसेक्ट का पहला तो आपको हाईलाइट करना है कि हाँ, पहला चैलेंज पेस्ट और इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़ों का हमेशा खतरा लगा रहता है। दूसरा, फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो जैसे कि एग्जांपल, ब्रेड खराब हो जाता है, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा हल्का नीला नीला सा, या हम लोगों को दांत खाज खुजली होती है तो वो भी फंगस का होता है ना, फंगस का। इसी तरीके से यार मोशन, जब नमी होती है किसी भी गेहूं के अंदर, किसी भी फसल के अंदर जब नमी होती है, और इन लोगों को नमी ही चाहिए होती है, हल्की सी गर्मी हो, हल्की सी नमी हो। इसीलिए देखो जब गर्मी आती है और हल्की सी नमी होती है तो बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसका रीज़न यही है कि जो फंगल ग्रोथ है उसको क्या चाहिए, हल्की सी गर्मी हो, गर्मी के साथ नमी हो, मॉइस्चर हो। तो फंगल ग्रोथ क्या करती है, यही देखो, मॉइस्चर इन ग्रेन लीड टू फंगस आर मोल्ड स्पॉइलिंग द क्रॉप। ये भी क्रॉप को क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। तो फंगल ग्रोथ हो गया। तीसरा, पुअर स्टोरेज फैसिलिटी। मान लीजिए क्या है कि आपके पास खेत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फसल भी बहुत ज़्यादा हो गई ईश्वर की कृपा से, लेकिन आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप उसको स्टोर करें, तो भी प्रॉब्लम होगी कि नहीं है। तो लैक ऑफ प्रॉपर गोडाउन बिन आर एयर टाइट कंटेनर ना, एयर टाइट इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एयर जाए और ख़राब कर दे अंदर, ठीक है ना। रिएक्शन होने लगती है बहुत सारी, और बहुत सारे ग्रोथ होने लगते हैं फंगस वगैरह, पेस्ट वगैरह के, ठीक है ना, बैक्टीरियाज के। पुअर स्टोरेज। चौथा, वेदर प्रॉब्लम। मान लीजिए रेन है या ह्यूमिडिटी है तो ये गीला कर सकता है। अगर मान लीजिए अचानक से बारिश आ गई और आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो एक वेदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, गीला भी कर सकता है, इससे भी हमारी फसल ख़राब हो सकती है। थेफ्ट एंड एनिमल्स। ग्रेन में बी स्टोलन और डैमेज बाई एनिमल। अब रैट हैं, बर्ड हैं, चूहा वगैरह, काम क्या होता है, यही तो होता है, फसल को काटना, खाना या बर्बाद करना, है ना। बर्ड्स हैं या कोई जानवर ही है, इनसे भी क्या हो सकता है, स्टोल किया जा सकता है, या कोई इंसान ही चुरा ले, क्या कर लोगे। लैक ऑफ नॉलेज। सम फार्मर डोंट नो हाउ द करेक्ट वे ड्राई। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत सारे किसान ये भी नहीं जानते हैं कि फसल को रखना कैसे है, कि उसमें पानी की कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कि पानी ना लगना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें भी लैक ऑफ नॉलेज। तो कहीं ना कहीं 6 चीज़ें हैं, आपसे 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा के खुद ही लिख सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साइंस आप कॉमन सेंस में यूज़ करो, है, रटो मत चीज़ों को। ये कॉमन देखो, जितने भी पॉइंट आपने लिखे, पेस्ट इंसेक्ट के, फंगस ग्रोथ के, पुअर स्टोरेज फैसिलिटी है, वेदर प्रॉब्लम है, चोरी कर जाना है, ये सारी चीज़ें बेटा कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस से अंदाज़ा लगा सकते हो सारा। अब आते हैं हाउ फार्मर स्टोर ग्रेन्स। कैसे, जो ट्रेडिशनल मेथड आपको दिख रहा होगा, बम्बू बिन है, अर्दन पॉट है ना, इस तरीके से, और जो आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा बना के रख देते हैं पूरा का पूरा। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पुराने तरीके से हैं। अब जो मॉडर्न मेथड, उसमें क्या है, हर्मेटिक स्टोरेज बैग है, नाम खाली आपको नया नया गोडाउन आ गया है बड़ा बड़ा, है ना ये। और लास्ट में आता है सिलोज, है ना, ये वाला थोड़ा सा मॉडर्न है, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी जगह आपको दिख जाएगा। सिलोज क्या होता है, सिलोज आर टाल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर स्टोर टू बल्क मटेरियल। बल्क मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको स्टोर करना है तो आपको सिलोज का यूज़ करना है। वीट है, कॉर्न है, राइस, दे आर डिज़ाइन टू प्रोडक्ट द ग्रेन फ्रॉम द मॉइस्चर। तो ये ऐसे डिज़ाइन ही किए जाते हैं कि मॉइस्चर से, पेस्ट से, स्पॉयलेज ख़राब होने से, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें किया था। मॉडर्न में यही सबसे, देखो यहाँ पर ये सीलो बना हुआ है, आउटलेट आपको दिया है पूरा, तो इतने अच्छे तरीके से पूरा सील है, ग्रेन सीरियल ग्रेन्स है, एक्सेस हैश है, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बना के रखते हैं ताकि थोड़ी सी भी दिक्कत इसमें ना हो। तो ये था पूरा का पूरा, आपने फसल चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब एक आध टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए हैं, और वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन पहले 1 बाय 1 चर्चा करते हैं इस पर। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, देखो, इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अगर कोई पूछे भाई ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ग्रीन का मतलब हरा हरा, हरा हरा मतलब सब्जियां, पत्ते, यही सारी चीज़ें, इनके अंदर रिवोल्यूशन आया है। रिवोल्यूशन कैसे आया है कि आप इम्प्रूव करिए, इम्प्रूवमेंट, देखो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं इनके इम्प्रूवमेंट करिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाइए। बढ़ाने को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। इस पर पीरियड पूछा जाता है तो पीरियड आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, 1960 से 1980 के बीच का मामला है। कहीं 1970 आ जाए तो भी ऑप्शन गलत नहीं होगा, क्योंकि 60 से 80 की बात हो रही, 70 उसके बीच में आता है। स्टार्टेड बाय स्वामीनाथन जी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, है ना, रिस्पेक्टेड, है ना, एक सिंपल सी बात। सबसे पहला, हाउ इट वाज अचीव, कैसे अचीव किया गया है, कैसे कैसे क्या तरीका निकाला गया है। सबसे पहला देखिए, बेटर सीड्स, ये आपको जो साइड में एकदम दिख रहा है 3 पॉइंट, वही सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला आपने लिया है भाई, बेटर सीड लिया है। सबसे पहला, हाई यील्डिंग वेराइटी,
इंपॉर्टेंट, हाई ईल्डिंग वेराइटी, हाई का मतलब ज़्यादा, ईल्डिंग मतलब पैदावार, ऐसी वेराइटी लिया है जो ज़्यादा पैदावार करती है। जैसे नहीं कहते 90 दिनवा, कि खेत में पहले भाई गेहूँ वगैरह 5 महीना 6 महीने में होता था, अब आ गया है 90 दिनवा, धान ऐसे ही, चावल। तो बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए गए हैं कि जिससे कम समय में होता है, वेराइटी में बहुत ज़्यादा होता है ना। जैसे आपने कभी सुना होगा नाम हाइब्रिडवा, है ना, नाम सुना हाइब्रिडवा, यानी वो हाइब्रिड वाला बहुत ज़्यादा देता है नॉर्मल वाले से। दूसरा, मॉडर्न फार्मिंग टूल, इसका मतलब क्या है कि आपने जो नए नए ट्रैक्टर का यूज़ किया, हार्वेस्टर का यूज़ किया, इरिगेशन पंप का यूज़ किया, जिससे क्या होता है टाइम को सेव किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन ना। तो एक तो आपने सीड अच्छा लाए, सीड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने मॉडर्न फार्मिंग टूल्स यूज़ किए, लास्ट में आपने फर्टिलाइज़र वगैरह का भी यूज़ किया, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। तो यानी ये 3 तरीके हैं, जिसे जो दो आप जानते थे सेकेंड और थर्ड। बेटर सीड वाला आपको याद रखना है कि हाई ईल्डिंग वेराइटी, HYV, हाई ईल्डिंग वेराइटी। तो ये था ग्रीन रिवोल्यूशन। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का एक सिंपल सा आपको बताता हूँ बेटा, बहुत सिंपल सा। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, पूरा यहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए, आपके खेत के अंदर जब बार बार फसल आप बैठा रहे हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ गेहूँ, जब मेरी बातों को सुनिएगा, मैं लिखूँगा पूरा नहीं। मैंने बैठाया गेहूँ, अब जैसे ही वीट मैंने बैठाया, सीरियल क्रॉप है, तो ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करती है। अब जब ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ कर लेगी तो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की हो जाएगी कमी। और अगर फिर से अगली साल आपने कोई ऐसा प्लांट बैठा दिया जिसको नाइट्रोजन चाहिए, तो भाई जाहिर सी बात है नाइट्रोजन उसको मिलेगा नहीं, तो पैदावार कम हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही गेहूँ बैठाया और उसने लिया नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की कमी आ गई है, तो हम सेकंड ईयर में या सेकंड सिस्टम में, सेकंड टर्म में हम वो क्रॉप बैठाते हैं जो नाइट्रोजन देती है ज़मीन के अंदर। जैसा कि लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं बेटा? लेग्यूम प्लांट्स। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर बनाते हैं। तो नाइट्रोजन मिल जाएगी, यानी पहले आपने वीट को बैठाया, उसके बाद आपने लेग्यूम यानी पी को बैठा दिया, तो वीट ने नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन की कमी आई, लेकिन सेकंड में आपने बैठा दिया पी, तो क्या हो गई, नाइट्रोजन की कमी पूरी हो गई। इसे ही बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब अगली बार जो भी बैठाओगे उसके लिए नाइट्रोजन वगैरह भरपूर मात्रा में होगी, तो उसकी बहुत अच्छी पैदावार होगी। तो इसे ही बोलते हैं कि एक ही डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन द सेम फील्ड ना। तो ये एक सिंपल फार्मिंग मेथड है। तो डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग क्रॉप आप एक ही फील्ड के अंदर बैठाते हो बार बार। इसका मतलब ना कि एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो इसका बेनिफिट क्या है? सॉइल फर्टिलिटी को ये इंप्रूव करता है, जाहिर सी बात है भाई, न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है। रिड्यूस पेस्ट एंड डिसीज, पेस्ट एंड डिसीज को भी क्या करता है, कम करता है। बार बार वही फसल बैठाओगे तो दिक्कत। सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। अच्छा, रीज़न क्या है? बहुत सारी चीज़ें इसमें बेटा। जब आप क्रॉप रोटेशन का यूज़ करोगे तो आपको फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो जो नुकसान फर्टिलाइज़र से होता था वो नुकसान नहीं होगा यहाँ पर। बेटर क्रॉप ईल्ड, जाहिर सी बात है क्रॉप ईल्ड बढ़ेगी, नाइट्रोजन मिल गया है इसको। बात समझ में आ गई? ओके, तो आपको ये पूरा दिख गया होगा। एक टॉपिक और छूट रहा है, वो टॉपिक आपका है फूड फ्रॉम द एनिमल्स। तो मुझे नहीं लगता उसको पढ़ाने की ज़रूरत है, क्यों? देखिए, फूड फ्रॉम द एनिमल, एनिमल से क्या मिलेगा आपको? मीट मिलेगा, एनिमल से अंडा मिलेगा, मछली मिलेगी, शहद मिलेगी। ये सारी चीज़ें क्या होता है, इन सारी चीज़ों के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। एसेंशियल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड से ही मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। तो सारे काम के मोस्टली इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड सब उसी के अंदर होते हैं। बात समझ में आ गई? ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से 100% ख़त्म होता हुआ, एक सिंगल टॉपिक भी, चीज़ें भी नहीं छोड़ी गई हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो, और मे भी हो सकता है इतना बेहतरीन मिले ना मिले कहीं पर, बट ये सबसे परफेक्ट है। आप हर तरीके से रिवाइज कर सकते हो। 3 पार्ट इसका है। बात समझ में आ गई? अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। वो चीज़ क्या है बेटा? कि अगर किसी को, जैसे ये तो हो गया, अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ साथ में, इस चैप्टर के नहीं हुए हैं लेकिन कोल वगैरह के हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने NCERT एग्जाम्पलर को ऐड किया है, NCERT के क्वेश्चन ऐड किए हैं, और जो प्राइवेट बुक के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, ये सारे मैंने ऐड किए हैं। तो अगर आपको क्रॉप के भी क्वेश्चन चाहिए, क्रॉप के भी बनाए नहीं, अगर क्रॉप के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट आपके ज़्यादा होंगे, लाइक ज़्यादा होंगे और शेयर करिएगा, तो मैं फ़ौरन आप को प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन आंसर के साथ भी सिंपल लैंग्वेज में। ओके, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।